हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस का 6th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 6th टॉपिक जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्ड में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर refers to distribution of working persons across different industries and sector। जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब समझ गए। ऑक्यूपेशन का मतलब जो सेक्टर जो है हमारा एग्रीकल्चरल हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये जो तीनों सेक्टर है उन सारे सेक्टर्स का, उन सारे वर्क का, ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तरीका मतलब जो एक तरह का स्ट्रक्चर कैसा है, कंडीशन कैसा था ड्यूरिंग भी नहीं बोल सकते हैं, जब हमारा इंडिपेंडेंस होने वाला था, मतलब होने से थोड़ा थोड़ा पहले हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पीपल, जो जब मतलब बहुत सारे पर्सन्स, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग वर्क में, अलग अलग सेक्टर में क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्टर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी काम, मतलब अलग अलग में काम में इन मतलब कहते हैं इंगेज्ड होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। During the colonial period, the occupational structure of India showed little sign of change। जो हमारा ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है, ब्रिटिश पीरियड। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारा जो ऑक्यूपेशनल का स्ट्रक्चर जो था उसने थोड़ा बहुत क्या शो करता था, थोड़ा बहुत चेंज शो करता था। अब वो कैसे देखते हैं। The state of occupational structure during the British rule can be summarized as, जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कैसा स्टेट हो रहा था, उसका कैसा कंडीशन था, वो कुछ पॉइंटों से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। क्या कहता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन समझ के एग्रीकल्चरल सेक्टर जो हमारा कहला जाता था, तो उसका क्या होता था, प्रीडोमिनेंस हो रहा था, मतलब डोमिनेंट सेक्टर माना जाता था एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि इसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे इसमें, एग्रीकल्चर में। द एग्रीकल्चर सेक्टर accounted for the largest share of workforce with approximately 75%. The manufacturing and service sector accounted for the remaining 25%। जो हमारा एग्रीकल्चर में था, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में कौन सेक्टर कितने लोग, कितने परसेंट वर्कर काम करते थे, 75%। ओके। और वहीं जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को, तो उसमें जो बचा खुचा 25% है उसमें होता था। ठीक है, मतलब 75% मतलब आधा से भी ज़्यादा किस सेक्टर में थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारे ऐसे वर्कफोर्स। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत जो है, जो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करना चाहता है, वो सिर्फ 25% है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंट। ओके, सो अब हम चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में समझ गए कि किसका डोमिनेंस होता था, प्रीडोमिनेंट किसका होता था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में होता था, एग्रीकल्चरल सेक्टर का डोमिनेंट होता था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। बहुत सारे लोग किस में इन्वॉल्व होते थे, किस में इंगेज होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उन लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर ज़्यादा ही सेफ और कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी वाला लगता था एज कंपेयरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है, अंडरस्टूड। रीजनल वेरिएशन। ओके, रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है,
रीजन के हिसाब से, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से हम लोगों का जो ऑक्यूपेशन है उसका मतलब वेरिएशन होना, मतलब डिफरेंस उसमें दिखाई देना। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दिखाई देना। जैसे अगर हमारा पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, मतलब अलग अलग स्टेट है ना, उसको अगर देखा जाए तो कहीं पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पॉपुलर है, कहीं पे सर्विस सेक्टर पॉपुलर है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा होता है। मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्या होता था, सेक्टर्स से सेक्टर में लोग क्या करते थे, वर्क करते थे। Another striking aspect was the growing regional variation। दूसरा स्ट्राइकिंग एक्सेप्ट क्या था कि जो वहाँ का जो वहाँ पे जो रीजनल वेरिएशन था वो क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन क्या होता था, इंक्रीज होते जाता था। जैसे अगर कोई पीपल एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो क्या होता था, दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या देखने को मिलता था, इंक्रीजमेंट देखने को मिलता था। ओके, उसके बाद अगर मान लो कि कहीं और सर्विस सेक्टर अगर ज़्यादा उसमें लोग इन्वॉल्व है तो क्या होता था, उसी सेक्टर का इन्वॉल्व या उसी सेक्टर का इंक्रीज देखने को मिलता था। ओके, अंडरस्टूड। The states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal witnessed a decline in dependence of workforce on the agricultural sector, with a commensurate increase in the manufacturing and service sector। जैसे कि क्या कहता था कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल को क्या में डिपेंड होना चाहिए, एग्रीकल्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व होना चाहिए था। मतलब सारे सेक्टर में इन्वॉल्वेशन हम लोग का, इंगेजमेंट कहते हैं ना, बराबर लेवल का नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट इतना ज़्यादा डिफरेंस, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 75% लोग जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मिला के हम लोग 25 कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमें सारे सेक्टर्स पे बराबर का जो क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर और ऐसे बराबर तो होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस अगर हो भी गया, या मान लो कि एक में 25% है तो दूसरे में 20, तो तीसरे में 15%, मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंस है तो कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है सिर्फ एक सेक्टर में तो प्रॉब्लम तो होती ही है। However, during the same time, there had been an increasement in the share of the workforce in agriculture in states such as Orissa, Rajasthan and Punjab। फिर भी जो उस समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहर किसमें, वर्कफोर्स किस में इंगेज होते थे, किस में इंक्रीज हो रहे थे, एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रहे थे। तो जैसे कि ऐसे स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, इन सारे स्टेट्स में क्या होते थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर दिन प्रतिदिन क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ओके, अंडरस्टूड। It can be concluded that during colonial period the occupational structure of India showed little sign of change। जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसने कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत जो क्या चेंज को लाया था, थोड़ा बहुत चेंज का साइन दिखलाया था। ठीक है, सो समझ में आ गया रीजनल वेरिएशन क्या होता है। अब हम फिर से जान लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब वो होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी पीपल है अलग अलग सेक्टर में वर्क करते हैं, इंगेज्ड होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके, फिर उसमें भी हमने देखा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, प्रीडोमिनेंस, ठीक है,
प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड रीजनल वेरिएशन, इन दोनों के वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोगों को चेंजेस दिखाई दिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर मतलब हो गया कि ज़्यादातर डोमिनेंट, हम तो जानते ही एग्रीकल्चरल सेक्टर का डोमिनेंट होता था, डोमिनेंट कह सकते हैं करता था। एग्रीकल्चर ने हम लोगों को बहुत डोमिनेट किया क्योंकि उसमें बहुत ह्यूज लार्ज क्या होता है ना, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड होते थे, इन्वॉल्व होते थे। सो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी साइन नहीं थी। दूसरा हम जाने रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन भी समझ गए, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल करना, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन यूज करना। ठीक है, इसमें भी समझ गए अलग अलग स्टेट की वजह से, जैसे उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, इन तीनों जो स्टेट्स हैं इनमें क्या ज़्यादातर देखने को हो रहे थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्रीज होते जा रहे थे। ओके, जिसके वजह से हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस तो दिखे। ओके, अंडरस्टूड। आज हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था थोड़ा शॉर्ट था तो जल्दी हो गया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कैसा कंडीशन था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा लास्ट ही होगा, हाँ लास्ट हमारा जो लेक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद हमारा जो पहला इकोनॉमी का जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।